नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपकी प्लानिंग। आपको ट्रेडिंग में आने से पहले या फिर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप उसको किस प्लान वे में करना चाहिए, ताकि आपका जो लाइफ स्टाइल है या फिर आपका जो फ्यूचर है या फिर आपके बच्चों का फ्यूचर है, वो कभी भी एक ट्रबल में ना जाए, वो परेशानी में ना जाए और आप उनका फ्यूचर भी क्रिएट कर सको, अपना फ्यूचर भी क्रिएट कर सको और ट्रेडिंग भी कर सको। तो इस चीज़ की प्लानिंग किस तरीके से करी जाती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूँगा। और जो लोगों का अकाउंट खाली हो जाता है, मीन्स क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कत आती है जिसकी वजह से उनका पूरा पूरा अकाउंट ब्लो आउट हो जाता है और फिर उसके बाद उन्हें रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रहता, पछतावे के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता। इस चीज़ को भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बोरिंग वीडियो रहेगा बट आपके काफ़ी काम का रहेगा। साथ खासकर उन लोगों के लिए जो वर्किंग है, जो जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि लोगों के अकाउंट खाली क्यों होते हैं। ठीक है ना, क्या रीज़न है कि उनके पूरे पूरे अकाउंट खाली हो जाते हैं। इवन बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को भी मार्केट में पूरी ब्लो आउट कर देते हैं। पहले अपनी इनकम जाती है, फिर सेविंग्स जाती है, फिर उनके पास जो एसेट होते हैं वो जाते हैं। एसेट में आप ज्वेलरी काउंट कर सकते हो, घर काउंट कर सकते हो, गाड़ी काउंट कर सकते हो। फिर इवन वो यहाँ पे भी अगर नहीं रुकते हैं तो फिर वो लैंडिंग की तरफ चले जाते हैं। बैंक से लोन, रिश्तेदारों से लोन, दोस्तों से लोन, वो सारी चीज़ों के बाद उनके पास एंड ऑफ द कुछ सालें निकलने के बाद सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता है। और फिर वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वो ट्रैप उनको हमेशा ज़िंदगी भर परेशान रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे अपना अकाउंट बचाना है ब्लो आउट होने से। प्रॉब्लम क्या होती है, ब्लो आउट अकाउंट होता कब है। ब्लो आउट होने का सबसे बड़ा रीज़न है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग और मार्केट से रिग्रेट, मतलब बेसिकली मार्केट से कह सकते हैं ईगो फाइट करने पे आपका बेसिकली अकाउंट ब्लो आउट होता है। दूसरी चीज़ होती है इनडिसिप्लिन होना। ठीक है ना, आपने मान लीजिए एक ट्रेडिंग सेटअप बनाया, उस सेटअप की एंट्री भी नहीं हुई बट फिर भी आपको मार्केट में टाइम पास नहीं हो रहा, आप ट्रेड करे जा रहे हो करे जा रहे हो और आपके जो लॉस थे 1000 2000 बढ़ा, फिर 3000 बढ़ा, फिर 5000 हो गया, फिर सडनली आपने क्वांटिटी बढ़ाई, फिर वो 10,000 हो गया। तो आप एक ईगो ट्रेडिंग कर रहे होते हो जिसमें आपका अकाउंट खाली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ईगो ट्रेडिंग की वजह से ज़्यादातर लोगों में अकाउंट खाली होने का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमें मार्केट आता है बट मार्केट हमारे हिसाब से चल नहीं रहा है, मींस हमारे हिसाब से मार्केट को चलना चाहिए। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के अंदर। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। उसका मैं आपको प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। जितनी मेरी नॉलेज है और जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है अकाउंट खाली कैसे होता है। खाली होने का मतलब क्या है, आपने क्या किया, आपने एक सेटअप बनाया। वो सेटअप कुछ भी हो सकता है, वो आपका सेटअप होता हो सकता है, या आपने किसी अपने एक कह सकते हैं एक टीचर से या फिर जो भी आपके मेंटर हैं उनसे आपने सीखा और वो सेटअप आपने अंडरस्टैंड किया और उस सेटअप के बेसिस पे आपने ट्रेड लिए। तो सेटअप का बेसिकली होता क्या है, सेटअप या तो सही जाएगा उस दिन या फिर आपका गलत जाएगा। मींस या तो वो करेक्ट होगा सेटअप या फिर उस दिन वो सेटअप फेल हो जाएगा। ठीक है, यानी तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या फिर आपको टारगेट मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है। क्या हुआ, आपने एंट्री ली अपने सेटअप पे और सेटअप ने आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया और आपको मान लीजिए 3,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, और अभी बजे हैं मार्केट के 10 या फिर 11। अब जाहिर सी बात है, आप मार्केट की स्क्रीन पे बैठे हो, आपको मेंटर ने जो चीज़ सिखाई थी उसके हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर डे में लॉस हो चुका है 11,000 का। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जो उसने सिखाया था उसके हिसाब से आपको क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। अब आपको अपनी स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए, या फिर आपको मान लीजिए 3,000 का प्रॉफिट हो चुका है तो भी आपको अपनी स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, बट होता क्या है कि प्रॉफिट के केस में ज़्यादातर लोग स्क्रीन बंद कर देते हैं क्योंकि प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है। ठीक है, बट कुछ लोग क्या करते हैं, लॉस के केस में क्या करते हैं, वो इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश में एक और ट्रेड डालते हैं। अब ये जो ट्रेड डल रही है ना आपकी, इनका कोई लॉजिक नहीं है।
ये कॉल और पुट में जो ट्रेड डल रही है इनका कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ आप एक भ्रम में हो कि मार्केट आपके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। लोग क्या करेंगे, कॉल ले लेंगे, फिर वेट करेंगे उसमें कि मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर वो एक कंसोलिडेशन एरिया ढूंढेंगे, उसका ब्रेकआउट होगा, ऐसा प्लान करेंगे, या फिर कोई ट्रेंड लाइन ढूंढेंगे, या फिर कुछ ग्लोबल पॉजिटिव न्यूज़ देखेंगे, ऐसे सब चीज़ें ढूंढने लगते हैं, बट उनकी कॉल बढ़ती नहीं है। या फिर पुट ले लेंगे, मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगा तो फिर पुट ले लेंगे, पुट लेने पे फिर वो सोचते रहते हैं कि मार्केट अभी गिरेगा अभी गिरेगा, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हो गए हैं, ये नेगेटिव हो गया वो नेगेटिव हो गया है, तो वो पुट ले लेंगे। जब ये बढ़ते नहीं है तो ये आपका क्या करती हैं, लॉस जो आपका 3,000 था इस लॉस को आपको 5,000 या फिर 10,000 रुपये कर देती हैं। फिर आपको जो लॉस 3,000 का हो रहा था आपको अब 5,000 10,000 का होने लगा है, तो आप और ईगो में जाते हो। आप सोचते हो कि मैं ये पैसे क्यों दूँ, चलो इसको रिकवर कर लेता हूँ, एक एक ट्रेड और डाल लेता हूँ। तो एक ट्रेड और डालने के चक्कर में आपका ये लॉस और बढ़ता जाता है, फिर आप और ईगो में जाते हो। तो जो भी ट्रेडिंग के पैसे होते हैं आपके अकाउंट में वो सारे आप मार्केट में इस्तेमाल करने लगते हो। और जैसे ही वो पैसे कम हो जाते हैं, मैं मान लो आपने मॉर्निंग में 1 लाख से ट्रेड करी थी, ठीक है, आपने मॉर्निंग में 1 लाख से ट्रेड करी थी, ठीक है, अब आपको ऑलरेडी 10,000 का लॉस है, ठीक है, 10,000 का लॉस है तो जाहिर सी बात है 1 लाख में 10,000 चलेगा, 90,000 बचे। अब आपने ओवर ट्रेडिंग करके इस लॉस को मान लो 20,000 या 30,000 कर लिया, ठीक है, 30,000 कर लिया तो आपके ये पैसे कम हो गए, तो अब आप उतनी क्वांटिटी तो पंच नहीं कर सकते जो आप करते आ रहे थे। तो आप क्या करोगे, अपने बैंक अकाउंट से पैसे डाल लोगे। तो बैंक अकाउंट से पैसे डालोगे जैसे ही आप अपने आप को और रिस्क में डाल रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपका लॉस कवर हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये 30,000 का लॉस आपका 50,000 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। रिकवर होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, 10 में से 1 या 2 बार ही रिकवर होता है, बट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का टाइम निकल चुका होता है, आपके सारे सेटअप ऑलरेडी बन चुके होते हैं, उसके बाद कोई सेटअप आपका रहता नहीं है, ठीक है ना। और आपका माइंड सेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है उस टाइम तक, फिर आपको वैसे ही समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, बेसिकली आपका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाएगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। उस केस में आपका अकाउंट सबसे तेज़ी से ब्लो आउट होता है। आप पैसे अपने बैंक अकाउंट से डालते चले जाओगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और मार्केट वो पैसे लेता चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, अभी भी है, लिटरली बता रहा हूँ अभी भी है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ रहती है, और इस प्रॉब्लम से बचने का सिंपल सा तरीका क्या है कि आप अपने सेटअप पे डिसिप्लिन रहो, ठीक है। और सेटअप के कहानी तो बहुत बाद में आती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी साइकोलॉजी, कि आप मार्केट को किस तरीके से अप्रोच करते हो। तो अप्रोचिंग का बेसिकली प्लान क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका गलती से अकाउंट ब्लो आउट होता है, फिर भी आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग्स रहे फॉर द वेल्थ क्रिएशन, आपके पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, आपके बच्चों की फ्यूचर की प्लानिंग डिस्टर्ब ना हो, भले वो अकाउंट आपके पैसे चले गए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आपको मार्केट पे कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। ट्रैक पैड है तो मैं चीज़ें लिख नहीं सकता, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सीखिए, सुन लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वो नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोग इनकम होल्डर हैं, बेसिकली मार्केट में आपको काम करने के लिए आपको इनकम चाहिए होती है, जाहिर सी बात है, आपको कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए होते हैं। चाहे आप वो पैसे जॉब से लाइए, चाहे आप पेरेंट्स से लीजिए, चाहे आप प्रॉपर्टी बेच के लाइए, कहीं से भी लाइए, आपके पास पैसे होने चाहिए, तभी आप मार्केट में काम कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर लोग इनकम वाले होते हैं, तो मैं इनकम के हिसाब से ही लेके चलता हूँ, ठीक है। अब आपको मार्केट में अप्रोच कैसे करना चाहिए, लेट अस सपोज आपकी क्या है कि यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो 50,000 रुपीज़ है, ठीक है। 50,000 से नीचे की जिनकी इनकम है, या फिर 30,000 से नीचे वालों को, तो मैं तो क्लियरली बोलता हूँ आपको तो मार्केट में काम करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कर भी रहे हो तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होती है, आपके पैसे कभी भी जा सकते हैं एक दिन में, ठीक है ना। समझ में आया ये पॉइंट। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये है, तो आपको सबसे पहले आपके क्या काउंट होते हैं, एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस में मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपके 30,000 रुपीज़ एक्सपेंस है। इसका मतलब क्या है, 50 में से 30 चले गए। ये एक्सपेंस मैंने सारे कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपका हाउस रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बच्चों की एजुकेशन होगी, कार बाइक का पेट्रोल हो गया, कोई भी आगे आने जाने का इंस्ट्रूमेंट है, राशन घर का, सब कुछ इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। सब कुछ इंक्लूड करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बचता है डेट इज द 20,000, ठीक है। अब 20,000 जो अमाउंट बच रहा है, इस 20,000 को आप कैसे यूटिलाइज करोगे फॉर द ट्रेडिंग, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो लोग वर्किंग हैं उन लोगों को मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। वरना 2 साल 3 साल बाद सिर्फ पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस 20,000 रुपये में से आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक 5,000 रुपये की SIP, म्यूचुअल फंड में आपको एक SIP लगानी है, ठीक है। एक 5,000 रुपये की म्यूचुअल फंड में SIP लगानी है। ये किस लिए लगानी है, फॉर द वेल्थ क्रिएशन, यानी आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए 5,000 रुपये हर महीने सेव कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी। और म्यूचुअल फंड क्यों है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएंगे, FD वगैरह में उतने रिटर्न नहीं मिलते हैं। और म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट लगा है मेरे को अभी तक मार्केट का, जिसमें बिना टेंशन के, बिना सरदर्दी के पैसा बनता है, ठीक है ना। चाहे वो इन्वेस्टिंग स्टॉक इन्वेस्ट कर लो, उसमें भी सरदर्दी है, गिर गया स्टॉक, या 20% गिर गया, 40% गिर गया, भाग गया तो कितना भागेगा, ला मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी, और दूसरी चीज़ है स्टॉक में अमाउंट, भैया 1,00,000 2,00,000 3,00,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तब जाके आपको ठीक ठाक से रिटर्न बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करके अपनी SIP स्टार्ट कर लीजिए और उसको चलने दीजिए। तो 5,000 रुपये की आप एक SIP स्टार्ट कर लीजिए, ये सबसे पहला काम होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 1 तारीख को आती है, तो 5 तारीख या 3 तारीख को आपकी SIP कट जानी चाहिए। अगर आपकी नहीं कटी, जितने दिन आपके अकाउंट में पैसे रहे, तो ट्रेडिंग में आपके वो डेंजरस हैं। किसी दिन आपका दिमाग घूम गया, या फिर कोई कीड़ा जाग गया दिमाग में, या फिर कोई भी ओवर ट्रेडिंग का चस्का चढ़ गया, या किसी ने कोई कॉल दे दी, पुट दे दी, आपने वो अकाउंट में से पैसे निकाल के ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए, तो वो चले जाने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है कि एक इमरजेंसी फंड आपको इकट्ठा करना है, ठीक है। इमरजेंसी फंड बेसिकली होता क्या है कि आपके पास लेटर सपोज कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी, मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या फिर बच्चों की कहीं पिकनिक जा रहे हैं, उसमें आपको कोई पैसे का रिक्वायरमेंट है, बड़ा खर्चा है, या फिर आप मान लीजिए गाड़ी प्लान कर रहे हो, घर प्लान कर रहे हो, कुछ भी है, तो वो पैसे उस टाइम आपके काम आएंगे। तो इसमें से आपको क्या करना है, 5,000 रुपये आपको उस इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे यहाँ से निकालना है। अब ये 5,000 रुपये आपको, जाहिर सी बात है, आप अकाउंट में भी रख सकते हो, अपने सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हो, बट ऐसे अकाउंट में रखना है जहाँ पे कि आपका वो अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक ना रहे, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है, ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक ना रहे। आप या तो सेविंग अकाउंट में रख लो उसको, या फिर आप एक लिक्विड फंड में रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको FD में भी डाल सकते हो, जो फ्लोटिंग FD होती हैं उनमें डाल सकते हो, जहाँ पे कि आपका कभी भी ये FD तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी है तो इमरजेंसी पे ही आएगी। तो ऐसे आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो फॉर द सेविंग। सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो आप, लिक्विड फंड में डाल सकते हो, या फिर FD में डाल सकते हो, या फिर आप इसको किसी और जगह भी जहाँ पे आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास बचे कितने, 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये आपके ट्रेडिंग के हैं, आप इनको बेझिझक होकर ट्रेडिंग में डालिए, और जो भी आपका सेटअप है, जो भी आपकी मार्केट की नॉलेज है, उस नॉलेज को फुल यूटिलाइज करिए और इस पैसे को ग्रो करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर ग्रो हो जाते हैं अच्छी बात है, बाय डिफ़ॉल्ट या गलती से नहीं ग्रो हो पाते हैं, ये नहीं ग्रो हो पाते हैं, तो फिर आपको क्या है कि कम से कम आपको इतना ही लॉस होगा, समझ रहे हैं आप। अगर आप ये पूरे अकाउंट, मान लीजिए लोगों की इनकम आती है, बेसिकली क्या होता है कि लोगों की इनकम आती है 1 तारीख को, और 10 तारीख तक वो पूरी चली जाती है। फिर वो घर का किराया देने के लिए दोस्तों से उधार लेते हैं, या फिर बैंक से लोन लेते हैं, या फिर वो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पे करके अपना काम चला रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियरली इस तरीके से प्लान करनी चाहिए,
ठीक है ना। जैसे एसआईपी के तौर पे आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगानी चाहिए। और एसआईपी काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आपने 5,000 की एसआईपी भी अपने एंटायर कैरियर में, यानी वर्किंग कैरियर में, आपका अगर 30 या 35 प्लस का कैरियर है, तो आप काफ़ी अच्छे पैसे इकट्ठे कर सकते हो। ऑलमोस्ट 1 CR के ऊपर आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो। और जब तक आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मार्केट की कि पैसे कहाँ बनते हैं। बट अगर आपने ये चीज़ नहीं करी और आपने ये पूरे 20,000 रुपये आपने ट्रेडिंग में लगाते रहे, तो अगर आप सक्सेस हो गए तो अच्छी बात है। बट अगर आप गलती से वो पैसे आपके चले गए, जिसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा होते हैं। एक पल पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे होते हो या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें थोड़े से कम होते हैं। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में एक मिस्टेक भी आपके 10-10, 20-20 दिन का या फिर 1-1 महीने का या फिर 1 साल का प्रॉफिट भी ले जाती है। वन मिस्टेक, लिटरली बता रहा हूँ, वन मिस्टेक आपकी 1-1 महीने का प्रॉफिट ले जाती है। तो आपको वो चीज़ समझनी है कि मेरे को क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है और कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपकी जो भी इनकम बचती है, आप उसमें से एक एसआईपी स्टार्ट करिए। अगर आपकी सैलरी ₹1,00,000 है तो आपको ₹10,000 की एसआईपी करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 2 लाख है तो कम से कम आपको ₹30,000 की एसआईपी करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अमाउंट बड़ा है। खर्चे थोड़े से कम ही होते हैं लोगों के, बट अगर आपके खर्चे उतने ज़्यादा ही हैं तो फिर आप 20,000 रुपये की, यानी जितनी आपकी सैलरी है उसका 10% आपको एसआईपी करनी चाहिए, जो कि आपको मदद करेगी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए। आपके फ्यूचर्स सिक्योर होगा, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। आप अगर मान लीजिए अच्छा कमा रहे हो, बच्चों के लिए सब कुछ पहले से ही प्लान कर रहे हो, तो वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल जाएगी, ठीक है। और आपको कभी भी ये रिग्रेट नहीं होगा, यार मैंने इतने दिन काम किया और आज मेरे पास अल्टीमेटली कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये पैसे काफ़ी ग्रो हो जाते हैं ओवर द टाइम, ठीक है ना। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे मैं एक एसआईपी कैलकुलेटर खोलता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला। अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हो, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ, मान लीजिए आपकी एज 30 है तो आपको रिटायरमेंट में कहता हूँ आप 20 ईयर्स आप इसको चलाते हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 15% ही लेके चल जाते हैं और इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं, पहले विदाउट इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हो 5,000 की एसआईपी 20 साल के पीरियड में 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से कितना अमाउंट हो गया आपका, करीब करीब 63 लाख रुपीज़ हो गया, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगा, सिर्फ 12 लाख लगा, और वो भी आप 5-5 हज़ार रुपये करके दे रहे हो। तो ये जो पैसे होंगे वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। आपको कभी ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने ट्रेडिंग में सारे पैसे डाल दिए थे और मेरा लॉस हो गया, ठीक है। ट्रेडिंग के पैसे भले वो 10,000 रुपये आपके हर महीने बच रहे हैं और ट्रेडिंग में आप उसको गवा भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना एक डिसिप्लिन तो बना रखा है आपने एक जगह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, मार्केट क्या करता है, जैसे कि नॉर्मली जो स्मॉल कैप फंड होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो 15% की जगह आपको हो सकता है 18% के रिटर्न बन जाए, 1 CR हो गया। और अगर हम इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड करते हैं तो अभी आपका अराउंड 38 लाख रुपए होंगे उस टाइम के, ठीक है ना, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा उस टाइम के हिसाब से। तो आपका लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना लगा आपका, 12 लाख रुपीज़। तो अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर ऑफ 20 ईयर्स के हिसाब से आपको 12 लाख रुपए लग रहा है, लेकिन आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर लक बाई चांस आपको यहाँ पे मान लीजिए 20% के रिटर्न बन गए, तो आप सोचिए कितना हो गया, 1.5 CR हो गया, ठीक है ना। तो काफ़ी बड़ा रिटर्न है ये अगर देखा जाए। और उस टाइम आपको कम से कम ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने सारे पैसे ट्रेडिंग में डाल दिए थे। मैंने अच्छा रहा ये एक एसआईपी प्लान कर ली थी, जो कि जिसने मेरे को मदद करी है अपनी वेल्थ क्रिएशन में। अगर आपके पास कोई गर्ल चाइल्ड है, उसकी शादी के लिए आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, या फिर आप घर प्लान कर रहे हो, 10-12 साल बाद आप घर प्लान करना चाहते हो, वो ले सकते हो आप। रिटायरमेंट फ़ंड के तौर पे अपने इस पैसे को यूटिलाइज़ कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कह सकते हो कि आप उस पर 100% श्योर होकर काम नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो। मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई है कि ट्रेडिंग में मैंने बहुत बार अपना अकाउंट खाली किया, ठीक है ना। इनिशियल
ईयर स्टार्टिंग ऑफ इनिशियल ईयर में जब चीज़ें मैं करता था तो उस टाइम तो अकाउंट 20-20 दिन का प्रॉफिट एक एक दिन में चला जाता था, इवन 2-2 3-3 महीने का प्रॉफिट एक एक दिन में चला जाता। और मेरी गलती क्या रहती थी कि मैं उसको इम्प्रॉपर प्लानिंग में करता था। मैं क्या करता था, जितने पैसे हैं, जॉब करी, जो भी इनकम जनरेट हुई कैसे भी कहीं से भी आई, उसको पूरा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया इस कॉन्फिडेंस में, अरे मैं ही तो हूँ सब कुछ, मार्केट अब क्या है, अब तो मार्केट मुझे समझ में आ गया है। तो मार्केट क्या करता है, एक दिन पैसा देता है, 2 दिन देता है, 3 दिन देता है, 4 दिन देता है, 5 दिन देता है, 6 दिन देता है, महीने भर तक देता है, 2 महीने देता है, 3 महीने देता है। फिर क्या होता है, जब ये 3 महीने आपको खूब सारा पैसा मिल रहा होता है तो आप क्या सोचते हो कि यार अब तो मैं ही मार्केट का गुरु हूँ और अब मैं सारे पैसे अकाउंट में डाल के सिर्फ ट्रेडिंग ही करूँगा। फिर क्या होता है, एक मार्केट की एक ऐसी साइकिल आती है जिसमें मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। वो साइकिल आपको समझ में नहीं आती है और वो साइकिल अगर आपने देखी नहीं होती है तो ये जो 3-4 महीने का आपका जो पैसा होता है ना, इतनी तेज़ी से मार्केट में जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक इमरजेंसी फंड की प्लानिंग और एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी। एसआईपी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजी इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिसिप्लिन में लाना बहुत आसान है। क्योंकि मान लीजिए आपको 1 तारीख को सैलरी आ रही है, 5 तारीख को आपको ऑटोमेटिकली ये कट जाएगी, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप इजीली वे में ये चलती रहेगी, जो कि आपको मदद करेगी काफ़ी अच्छा आपको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में मार्केट में या क्या एक रियल लाइफ में अच्छी सर्वाइविंग लाइफ को जीने के लिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए कि ट्रेडिंग में आपको अपने पूरे पैसे डाल के काम नहीं करना है। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस के बाद जो भी आपकी इनकम बच रही है, ठीक है ना, जो भी इनकम बच रही है उस इनकम में से आप एटलीस्ट अगर आपकी जो सैलरी है उस सैलरी का 10% की आप एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए आज ही से। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो जाहिर सी बात है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, रिगार्डिंग द एसआईपी कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप खुद इतने स्मार्ट हो, समझदार हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस चीज़ को डेफिनेटली करिए, अदरवाइज़ आपको रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ट्रेडिंग सब लोग कहते हैं मैं सिखा दूंगा, मैं सिखा दूंगा, मैं सिखा दूंगा, और हो सकता है आपको वो सिखा भी दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि जो चीज़ आपको सिखाई उस पर अगर आपको ट्रेड मिली और आपको उस ट्रेड का क्या रिजल्ट मिलेगा, या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, ठीक है। ये मिलने के बाद आप क्या कर रहे हो, डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। समझ रहे हैं कि मान लीजिए प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, आपने प्रॉफिट कमाया, स्क्रीन बंद कर दी, अच्छी बात है, आपने जो चीज़ सीखी उससे आपको प्रॉफिट मिला और आपने स्क्रीन बंद कर दी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने जो चीज़ सीखी उससे आपको लॉस मिल गया, आपने स्क्रीन बंद कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके बाद भी आप स्क्रीन पे लगे रहे, कुछ ना कुछ मार्केट में ले फटाफट दे, फटाफट ले, फटाफट दे, फटाफट, उस कंडीशन में आपका अकाउंट खाली होना तय है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इशू है, डिसिप्लिन का बहुत बड़ा इशू है। साइकोलॉजी और डिसिप्लिन मेंटेन रखना ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला रहता है। इसीलिए मैं जैकपॉट को जस्ट लाइक जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसको जस्ट लाइक लॉटरी की टिकट ही प्ले करता हूँ। कभी आपने सुना है ना लॉटरी, लॉटरी के बारे में सुना है ना। लॉटरी में क्या होता है, एक बंदा सिर्फ लॉटरी खरीदता रहता है, उसका प्राइस क्या होता है, 10, 20, 50, 100, ऐसा ही तो होता है। और प्राइस आपका जो प्राइस हो गया, और जो प्राइस हो गया मींस प्राइस जो आप बाय कर रहे हो लॉटरी की टिकट वो हो गई, और प्राइस कितना होता है आपका, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ऐसा ही तो प्राइस होता है लॉटरी का। अब जो बंदा खरीद रहा होता है लॉटरी की टिकट, क्या उसको पता होता है कि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी या फिर 50 लाख की लॉटरी लगेगी या फिर 10 लाख की लॉटरी लगेगी, नहीं। वो सिर्फ इसलिए ख़रीदता है कि उसको लगता है कि मेरी कभी ना कभी तो लॉटरी लग सकती है। तो मैं भी वही करता हूँ जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में। जैसी मेरी एंट्री होती है मैं एक ऑप्शन ख़रीदता हूँ जिसका प्राइस 12 रुपये के आसपास रहे, 12 से नीचे ही रहे, 12 से ऊपर नहीं जाता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 जाता हूँ, इससे ऊपर मैं कभी नहीं गया, ठीक है ना। जब से मैं जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में काम करता हूँ 15 से ऊपर मैं कोई ऑप्शन नहीं खरीदता हूँ आउट ऑफ द मनी, ठीक है ना। ज़्यादातर टाइम मेरा ऑप्शन 10 रुपये का होता है, 10 से 12 रुपये का, ठीक है। अब मेरे को ये कभी कभी 10 का 50 पे कटता है,
ठीक है। कभी ये 20 पे ही कटता है, कभी ये 12 पे ही कटता है, ठीक है। और कभी ये 3-4 रुपये का लॉस दे देता है मेरे को, 3 से 4 रुपये, 5 रुपये या 6 रुपये का लॉस दे देता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, मेरे को अगर 10 ट्रेड मिली या 15 ट्रेड मिली, उसमें से अगर एक ट्रेड भी मेरी सही जाती है ना, एक या दो ट्रेड सही जाती है ना, तो मेरा लॉस कवर हो जाता है और मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ। मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें मेरा डिसिप्लिन क्या है कि मैं अपने सेटअप पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता हूँ, क्योंकि मेरे को क्लियरली मार्केट में कितनी लाइनें खींचनी है, मेरे को सिर्फ 4 लाइनें खींचनी है, ठीक है। 1 मिनट का हाई लो, 5 मिनट का हाई लो, इसके बाहर ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा तो मैं कॉल बाय कर लूँगा, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा तो मैं पुट बाय कर लूँगा, बस। उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कैसे जाएगा, वो आगे आने वाला टाइम बताएगा। आधे घंटे, 1-1.5 घंटे में पता चल जाता है। सेम चीज़ बंदा जब लॉटरी की टिकट खरीदता है तो उसको क्या, फ्यूचर ही तो उसको बताता है कि हाँ भैया तेरी लॉटरी की टिकट लगी या नहीं लगी, जब वो लॉटरी खुलती है। तो इस तरीके से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। मैं ऑप्शन में कोई भी एज आ इनकम जनरेट करने के लिए बिल्कुल नहीं ट्रेड करता हूँ। मैं जस्ट लाइक अ लॉटरी की तरह ऑप्शन को प्ले करता हूँ। और लॉटरी की तरह मैं इसलिए प्ले करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है कि आप कितना भी ऑप्शन में सीरियस होकर काम कर लो, एक मिस्टेक आपका काफ़ी बड़ा प्रॉफिट ले जाती है, ठीक है ना। चाहे आप स्टॉप लॉस लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, अगर आपसे गलती हुई तो आपको वो काफ़ी भारी पड़ जाती है कभी कभार, ठीक है ना। मुझे बहुत भारी पड़ती है, औरों को पड़ती होगी या नहीं पड़ती होगी ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मैंने बहुत बार अपने 2-2, 3-3 महीने के प्रॉफिट को 2-2 ट्रेडिंग सेशन या 3-3 ट्रेडिंग सेशन में खाली करते हुए देखा है। इसीलिए मैंने अपने आप को स्विच किया कि मैं क्लियर कट अब एज अ लॉटरी की तरह प्ले करता हूँ, ताकि मेरा माइंडसेट हमेशा ये चीज़ बताए कि भैया मेरा जेब में से जा तो कुछ नहीं रहा है ना। भाई जो लॉटरी टिकट खरीदता है 10, 20, 50 रुपए की, वो क्या सोच के खरीदता है कि मेरी जेब से तो कुछ नहीं रहा ना, 10, 20, 50 रुपए की है तो कोई नहीं, दिक्कत क्या है, खरीदता रहूँगा। तो बेसिकली मेरे को कभी बड़ा लॉस नहीं होता। अब प्रॉफिट कभी कभी मेरे को बहुत बड़ा हो जाता है, जो मेरी अनएक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा होता है। कभी कभार मार्केट में सडन एक ऐसा मूवमेंट आता है, जैसे जब बैंक निफ्टी ने 43,000 को ब्रेक किया था, वो 3 कैंडल में 700 पॉइंट गिरा था। और मैंने उस टाइम 42,800 की पुट ले रखी थी, जो कि 45 रुपये के आसपास मैंने उसको लिया था। और ये विद इन 2 मिनट्स में जो मेरी कटी है वो करीब कटी है 330 रुपये पे, ठीक है। और इवन मैंने 18,000 की पुट जो कि 8 रुपये पे ली थी, वो मेरी कटी है 28 रुपये पे, ठीक है। और ये मैंने एक बंदे को रिकमेंड तक भी नहीं करी थी ये वाली। उसने मेरे को कॉल किया था कि सर मैंने कॉल ले रखी है, बेसिकली उसने कॉल ली थी, मार्केट नीचे गिर रहा था और मुझे लॉस हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो मैंने उसको ये रिकमेंड करी थी कि भैया ये 18,000 की पुट ले लो, 8 रुपये की है और आपका लॉस कवर हो जाएगा। अगले आधे घंटे में उसका ये लॉस कवर हो गया था और उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिल गया था। तो बेसिकली यही चीज़ है कि मार्केट क्या होगा, मेरा सेटअप क्या होगा। एक दिन फेल होगा, 2 दिन फेल होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, कभी तो चलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यूं ही यूं ही यूं ही यूं ही करता रहेगा। भाई कभी तो जाएगा ना ट्रेंडिंग। तो जब ट्रेंडिंग जाएगा उस दिन मेरा दिन होगा, वो मैं दिन आराम से ईजिली अपना 10 का 50 कर सकता हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही रिस्क लेता हूँ, 10,000 रुपीज़ वाला, क्योंकि मेरे पास यही पैसे हैं। और ये चीज़ मैंने प्लान करी हुई है कि मेरे पास यही पैसे हैं, तो मैं इसी के हिसाब से रिस्क लेता हूँ। मैं पूरे ये 20,000 रुपये डाल के मार्केट में काम नहीं कर सकता। मैं जो 10,000 बच रहे हैं मेरे, उनमें से मैं काम करूँगा। ये 5,000 रुपये की SIP रहेगी, ये 5,000 का मेरा एक्सपेंस इमरजेंसी फ़ंड रहेगा, ताकि मेरे को कभी ये रिग्रेट ना हो कि भैया मैंने ट्रेडिंग करी क्यों। अब यहाँ तो मुझे पता है ना कि भैया मैं लॉटरी की टिकट खरीद रहा हूँ, कभी ना कभी लगेगी, नहीं भी लगेगी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे को, ना मेरे एक्सपेंस, ना मेरे एक्सपेंस जो हैं, बच्चे की पढ़ाई हो गया और घर का खर्चा हो गया, रेंट हो गया, गाड़ी है उसका मेंटेनेंस हो गया, वो कभी वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, ठीक है। प्लस इमरजेंसी फ़ंड में के लिए तौर पे मैंने इमरजेंसी के लिए पैसे भी इकट्ठे रखे हैं, वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। तो मेरे को कोई ज़्यादा रिग्रेट ही नहीं है इस चीज़ का कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसमें मैं सक्सेस हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए, इस तरीके से आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग इसमें, तो कोई भी पॉइंट आपके लिए यूज़फुल रहता है, तो मैं अपने आप को काफ़ी कह सकता हूँ लक्की समझूंगा कि एक बंदा भी अगर इस चीज़ को समझता है और करता है, तो
किसी एक पर्सन की भी लाइफ चेंज होती है तो मैं काफ़ी अपने आप को कह सकता हूँ लकी समझ सकता हूँ कि मेरी छोटी सी एक इनिशिएटिव या नॉलेज से किसी एक बंदे की लाइफ तो चेंज हुई। जैसे जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स इंट्रोड्यूस करने के बाद बहुत सारे लोगों का मेरे पास यही मैसेज आता है कि सर एसएएस में अकाउंट खोलने के बाद हमारी काफ़ी ब्रोकरेज बची है। तो ये इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों की ओवर ट्रेडिंग ख़त्म हो गई कि हाँ सर अब हम ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, हमें क्लियर कट ट्रेंड पता चलता है, हमें साइडवेज मार्केट पता रहता है, तो हम ओवर ट्रेडिंग से बचते हैं। और बहुत से लोगों ने काफ़ी अच्छा कैपिटल भी धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि रिस्क बहुत कम है, अब उनको लॉस बड़े होते नहीं है, प्रॉफिट हमेशा बड़ा होता है। और लॉस जब बड़े नहीं है तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट सस्टेन भी करता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।